बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है ओम का नियम। ओके, और साथ ही हमारा आज का टॉपिक है सुचालक। तो सुचालक के लिए बच्चों हम एक छोटा सा पीडीएफ देखेंगे और उससे पहले करते हैं हम ओम का नियम, ये टॉपिक। ओम का नियम में स्टूडेंट आप देखते हो, इसका स्टेटमेंट पहले पढ़िए। बता रहे हैं चालक की भौतिक अवस्था। ओके, तो सपोज ये दिस इज चालक, ये अभी इसके अंदर चालक है, इसके ऊपर इंसुलेटर की कवरिंग है। तो अगर यह चालक है, इसके अंदर चालक है, तो चालक की भौतिक अवस्था, व्हाट डू यू मीन बाय भौतिक अवस्था? चालक की लंबाई, उसका क्षेत्रफल, उसके आसपास का तापमान, दाब, ये चीजें कहलाती हैं भौतिक अवस्था। अपरिवर्तित रहे तो मतलब उसमें कोई बदलाव ना रहे। तो चालक में से बहने वाली विद्युत धारा, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं बच्चों कैपिटल आई द्वारा। तो चालक में से बहने वाली विद्युत धारा या चालक के दोनों सिरों, ये हर एक के दो एंड्स होते हैं, दो छोर होते हैं, दो सिरे होते हैं, दो अग्र होते हैं बच्चों। तो वही उस चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होती है। विभवांतर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल वी द्वारा। ओके, और समानुपात का चिन्ह जो है आप लगाते हो यू। ओके, तो लेट अस have it once again, let us learn it once again। चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो, कांस्टेंट रहे तो चालक में से बहने वाली विद्युत धारा किसके समानुपाती होती है बच्चों? किसके समानुपाती होती है? विभवांतर की। तो आपको जो मेन कीवर्ड्स हैं वो मैंने आपको रेड कलर से हाईलाइट किया है कि ओम का नियम में इन शॉर्ट याद रखिए, विद्युत धारा समानुपाते विभवांतर के। विद्युत धारा समानुपाते विभवांतर के। विद्युत धारा को आपने डिनोट किया आई द्वारा और विभवांतर को डिनोट करोगे स्टूडेंट्स आप लोग वी द्वारा। तो इट्स वेरी सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट हम डिराइव करेंगे ओम का डेरिवेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ओम का डेरिवेशन स्टूडेंट्स, ये जो लास्ट में आपको नियम मिलेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब 10th पास करते हो, इवन फिर 12th पास करने के बाद व्हेन यू गो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, देयर यू गेट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ओम्स लॉ। इवन आप आगे जा करके अगर आप कोई, इफ यू आर सीकिंग एनी जॉब, तो अगर आप इंटरव्यू में भी वंस इन अ वाइल इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं ओम्स लॉ पे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट कि आपको इसका ये जो स्टेटमेंट है, जो नियम है, यहाँ से यहाँ तक वो याद रहे। और अभी जो फाइनल डेरिवेशन मैं आपको दूंगी, विच आई विल पुट इट अंडर द बॉक्स, वो आपको याद रखना है। दो चीजें आपको याद रखनी है। ओके, तो लेट्स do that। I is equal to kV, where k is स्थिरांक। k जो है बच्चों, यह एक स्थिरांक है। ओके, नेक्स्ट, अब बच्चों ये क्या किया मैंने? तो ये जो बच्चों प्रोपोर्शनैलिटी का जो चिन्ह होता है, समानुपात का चिन्ह, इसे हमें हटाना होता है। इसे हटाने के लिए बच्चों हमें कांस्टेंट की सहायता। ओके, तो जिसे इस तरीके से हटा दिया। अब बच्चों जो हमारा ओम्स लॉ है, वो हम अगर v के रूप में व्यक्त करना चाहें तो v को इसी दाएं साइड ही रहने दीजिए। I पहले से बाएं साइड है, k जो है जाएगा दाएं से बाएं। तो यहाँ यह गुणे के रूप में है, वहां जाएगा बटे के रूप में हो जाएगा। और ये देखिए v यहाँ पहले से, I यहाँ पहले से, और 1/k के लिए आप लिखते हो r।
So you get V is equal to I R. तो ये ही है आपका ओम्स लॉ का सूत्र, V is equal to IR. Okay, do you get that, student? So ओम्स लॉ का कभी आपको कोई सूत्र पूछे तो you can say V is equal to IR. Don't you think अब अभी भी कुछ मिसिंग है? जब कुछ नया इंट्रोड्यूस हुआ तो हमने उसे बतलाया कि उसे क्या कह करके बुलाते हैं, आर के लिए वो चीज नहीं की, तो चलो यहाँ पे वो भी फॉर्मेलिटी कर देते हैं. आर इज व्हाट? आर को क्या नाम दिया गया स्टूडेंट? तो प्रतिरोध. तो प्रतिरोध, आर इज नथिंग बट प्रतिरोध. ओके, तो प्रतिरोध क्या है स्टूडेंट? प्रतिरोध जो है वो विद्युत धारा के रास्ते में रुकावट है, बाधा जिसे आप कहते हो, जैसे रास्ते का पत्थर होता है, वैसे अगर किसी चालक का प्रतिरोध बहुत अधिक हो तो उसमें से बहुत कम विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और किसी चालक का प्रतिरोध बहुत कम होगा तो उसमें से बहुत अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है. कहने का मतलब है दोनों में इनवर्स रिलेशन है. इनवर्स मतलब विपरीत, प्रतिलोम वाला संबंध है. ओके स्टूडेंट, तो इसे भी हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में बहुत अच्छे से सीखेंगे. अब हियर यू आर डन विद ओम्स लॉ एंड इट्स डेरिवेशन. वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू ऑल आर सपोज टू नो, विच इज तीनों की इकाई. अभी आप देख रहे हो आपके सामने तीन नोटेशंस है, V, I, R. इन तीनों की इकाई क्या है बच्चों? तो V की इकाई जिसे आप कहते हो विभवांतर, तो विभवांतर की इकाई वोल्ट है. I की इकाई स्टूडेंट एम्पियर है. और ठीक इसी तरह आगे बढ़ते हैं और R की इकाई ओम है. तो V वोल्ट, I की इकाई एम्पियर, R की इकाई ओम. बच गई एक और बात कि इसे भी डिनोट कैसे करते हैं. तो बच्चों V वोल्ट को V से प्रदर्शित करते हैं, एम्पियर को A से, एम्पियर को A से, और ओम को इस तरीके से हम डिनोट करते हैं. तो स्टूडेंट एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ. विभवांतर की इकाई वोल्ट, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर, प्रतिरोध की इकाई ओम, V A, और ये है ओम. आप ये देख रहे हो बच्चों ओम का नियम, और इसमें प्रतिरोध की इकाई भी ओम है. तो जो हमारे महान साइंटिस्ट है सर ओम, तो उन जस्ट टू गिव हिम रिस्पेक्ट, उनके द्वारा जो प्रतिपादित किया गया ओम का नियम, तो उससे प्रतिरोध की इकाई का नाम भी ओम ही पड़ गया. तो ये आप बड़े आसानी से यू कैन रिलेट द टू थिंग्स कि ओम का नियम में प्रतिरोध की इकाई को भी हम ओम ही कह करके बुलाते हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सुचालक. सुचालक और ओम का नियम. तो सुचालक के लिए हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे. जैसे आप अपने स्कूल के लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में जाकर के प्रयोग आपने वो किया होगा, और 9वीं में करते हैं हम, 10वीं में करते हैं, बस उसी टाइप का एक प्रयोग का मैं वीडियो आपसे शेयर करने जा रही हूँ. तो you all pay attention to that video.
स्टूडेंट आवाज आ रही है ना आपको? धातु के तार को जोड़ दिया है, यानी इसको हमने करंट दे दिया है। अब हम देखते हैं कि क्या ये लाइट जल पाता है कि नहीं जल पाता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर लाइट जो है जल रही है। इसका मतलब ये विद्युत का सुचालक है, तभी जो है करंट यहाँ से यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। अब हम यही क्रिया तांबे की छड़ के साथ करके देखते हैं। हमने इसको एक सिरे को जोड़ दिया है और दूसरे सिरे को हमने प्रवाह दे दिया है पहले से। अब टच करके देखते हैं करंट जलता है कि नहीं जलता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है, चूँकि कॉपर है, ये अच्छा सुचालक है, इसलिए हम देखते हैं कि लाइट जो है बहुत तीव्र गति से पूरे प्रकाश से जो है जलती है। अब हम एक लोहे के कील से धारा प्रवाहित करके देखते हैं क्या इसमें प्रवाहित हो पाती है कि नहीं हो पाती है। तो हम देखेंगे, हम देख रहे हैं कि अभी जो है इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि ये देखिए धारा प्रवाहित हो रही है, यानी ये भी जो है विद्युत का सुचालक है। यहाँ पे जंग लगा हुआ कील हम लोगों ने लिया था, तो जहाँ पे जंग लगे वाले भाग को टच कर रहे हैं वहां पर जो देख सकते हैं कि करंट नहीं आ रहा है। एक प्लास्टिक के रिफिल से करने का प्रयास करते हैं। एक सिरे को हमने जो है रिफिल से जोड़ दिया है और दूसरे पे धातु लगी हुई है। देखते हैं क्या जल पाता है। तो हम देखते हैं कि ये जल नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक है और प्लास्टिक जो विद्युत का सुचालक है। इसी को हम जो है प्लास्टिक के चम्मच को जोड़ दिया है और करंट दे के देख रहे हैं तो लाइट नहीं जल पा रहा है क्योंकि वहाँ सुचालक है। इस प्रयोग के माध्यम से हम लोगों ने देखा और समझा कि लोहा, तांबा, चांदी, ये सभी जो है धातुएं हैं, इनसे चालकता का प्रदर्शन होता है, जबकि रबड़, लकड़ी, कागज, प्लास्टिक, पन्ना, किताब का ये जो है अधातु। चांदी जो है सर्वोत्तम सुचालक होता है। इस वीडियो को देखने के लिए ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि मैंने बताया इंटरेस्टिंग था ना वीडियो। सो बच्चों, ये जो वीडियो था ये था क्या? ये एक डेमोन्स्ट्रेशन था, यह एक प्रयोग था जिसमें आपको प्रूफ करके दिखाया गया कि जो सुचालक होते हैं, अगर उन्हें कनेक्ट किया जाए, अगर उनसे कनेक्शन किया जाए तो जो बल्ब, उस तार के माध्यम से जो बल्ब जोड़ी गई थी वह जल उठती थी। लेकिन केस ऑफ ग्रेफाइट, जो पेंसिल की नोक थी वह ग्रेफाइट कहलाती है बच्चों। सो ग्रेफाइट, ठीक उसी तरह लोहे की छड़, ठीक उसी तरह तांबे की तार। तो ये तीनों केसेस में आपने देखा कि वो जो बल्ब थी वह जल उठती थी। बट वही जब प्लास्टिक की क्षण, रबर से, प्लास्टिक से आप करते हो तो ठीक ऐसा कुछ नहीं होता। इसका मतलब बल्ब नहीं जलती। इसका मतलब क्या? केवल सुचालक में से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है और जो पदार्थों में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती वे कुचालक कहलाते हैं। जैसे रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, ये सभी पदार्थ क्या हैं? कुचालक हैं। इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित की नहीं जा सकती और सुचालक में से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। तो बच्चों, चालक का मतलब
कहीं ना कहीं हमें समझ आ रहा है। और उसकी परिभाषा अगर आपको बोलनी है तो उसमें पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो कि सुचालक वे पदार्थ हैं जिनका प्रतिरोध अत्यधिक कम तथा उसमें अधिक से अधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो उसमें अधिक से अधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, अब उसके बाद उदाहरण में जैसे कि आपने देखा तांबा, लोहा और ग्रेफाइट। सो ये सभी थे किसके सुचालक? ये सभी थे उदाहरण सुचालक। ओके, सो स्टूडेंट्स आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो है घरेलू विद्युत संयोजन। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स घरेलू विद्युत संयोजन। घरेलू विद्युत संयोजन इसका मतलब कि जैसे आपके हमारे घर में विद्युत धारा का संयोजन या किस सेटिंग के द्वारा विद्युत धारा का कनेक्शन किया जाता है या विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसका संयोजन, उसका जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वह किस प्रकार से बना होता है और उसकी अरेंजमेंट कैसी होती है, वो कुछ हद तक हमें इस टॉपिक से समझ आ जाए। अक्सर स्टूडेंट्स जो हमारा जो विद्युत संयोजन होता है उसमें आपने देखा होगा कभी कभार कि घर में अगर कुछ छोटे मोटे फॉल्ट आ गए हैं सो हम बाहर से इलेक्ट्रीशियन बुलाते हैं, तो वो जो है अगर रिपेयर कर रहे हैं, कुछ कटिंग वटिंग तार की छोड़ के चले जाते हैं ज़मीन पे, जब हम क्लीन करते हैं तो अक्सर हमें देखने को मिलता है कि लाल कलर के वायर के टुकड़े होते हैं और कहीं कहीं पे हमें काले कलर के वायर के टुकड़े भी देखने को मिलते हैं। तो ये जो लाल और काले कलर की मैं बात कर रही हूँ, अंदर का तार तो जो होता है बच्चों वो तांबा का ही होता है, उस पर लाल कलर की विद्युत रोधी पदार्थ का आवरण चढ़ा होता है और इसी तरीके से काले कलर के विद्युत रोधी आवरण उस पर चढ़े होते हैं। तो मतलब उसके ऊपर की कवरिंग जो होती है लाल कलर की प्लास्टिक होती है और ऐसे ही काले कलर की विद्युत अवरोधी पदार्थ से उस पर आवरण चढ़ा होता है जिससे हमें करंट डाले। ओके, सो ये सब क्या है? वायरिंग में ये दो प्रकार के हमें क्यों देखने को मिलते हैं कलर्स की वायरिंग। तो जो रेड होते हैं बच्चों उसका नाम है लाइव वायर, जिसे आप कहते हो विद्युन्मय। सो इसे आप कहते हो विद्युन्मय तार, विद्युन्मय तार। और ये बच्चों ब्लैक वाली कहलाती है उदासीन, उदासीन तार। सो अब ये क्यों जरूरी है? लाल कलर के आवरण और ब्लैक कलर के आवरण, दो अलग अलग आवरण चढ़ाने की ज़रूरत क्यों है? क्यों एक ही कलर के दोनों हो गए तो क्या बिगड़ जाएगा? सो बच्चों जस्ट टू मेक डिफरेंस कि किस तार में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो रेड वाले तार जो विद्युन्मय तार कहलाती है बच्चों, केवल उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसका भी अपना रोल है, ये सर्किट को कंप्लीट करने के लिए वहाँ पे होती है। तो जब सॉकेट में आप जो सॉकेट में लगाते हो तो वहाँ पावर बोर्ड से विद्युत धारा प्रवाहित यहाँ होती है और फिर उपकरण में प्रवाहित होकर के उदासीन तार से वापस लौट जाती है। ओके स्टूडेंट्स, ओके उसके बाद
कभी कभी आपको देखने को मिलता है कि इस प्रकार के आपके पास कुछ उपकरण होते हैं जिसमें आपके पास 3 पिन प्लग होते हैं। सो अब अगर टीचर बता रही है कि 2 ही वायर होते हैं, तो यहाँ तो 3 देखने को मिल रहे हैं, 3 कनेक्शन। तो ये जो बिगर वन है बच्चों, ये जो अक्सर हमें हर छोटी चीज़ में ऐसे नहीं मिलता है, जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो हैवी वोल्टेज होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह अधिक होता है, जैसे कि हमारे घर में एसी है, फ्रिज है, ओके, और उसके बाद आयरन है, दिस इज ओके। सो इन सारे में आप देखते हो कि 3 प्लग पिन की ज़रूरत होती है। तो ये जो तीसरा वाला है बच्चों, ये अक्सर ग्रीन कलर का होता है। मैं ग्रीन कलर में नहीं यूज़ कर रही हूँ, फॉर द टाइम बिंग आई एम यूजिंग ब्लू, बट आप समझिए कि ये जो ग्रीन होता है ये है भू संपर्क तार। भू संपर्क तार, ये इसका नाम ही अपना पूरा डिटेल आपको दे रहा है कि ये जो होता है ये भू के संपर्क में होता है, भूमि के संपर्क में होता है। भूमि से किसी धातु की छड़ में यह जोड़ दिया जाता है। ये किस लिए, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह अधिक होता है। सो कल को बाय डिफ़ॉल्ट कभी उदासीन तार में किसी भी कारण से कोई फॉल्ट आ गई, और जिसके कारण जो करंट है वो आपके इसी में रह गया, मतलब कि सॉकेट में ही रह गया, तो उससे क्या हो सकता है, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, जो आपका उपकरण है, वो ख़राब हो सकता है। अगर जो लॉस है वो बड़ा होना हो सकता है आप आयरन कर रहे हो घर में, आप कभी भी कोई भी बटन ऑन कर रहे हो, तो एवरी टाइम यू डोंट टेक प्रिकॉशन, राइट। हर वक्त हम प्लास्टिक की स्लीपर्स नहीं पहन रहे हैं या हैंड ग्लव्स नहीं लगा रहे हैं, हम डायरेक्टली ऑन कर देते हैं। सो इन दैट केस बच्चों, हमें भी शॉक लग सकता है। ये सारी चीज़ें टालने के लिए इसमें तीसरे प्लग की व्यवस्था होती है। सो अगर कल को कोई फॉल्ट के कारण उदासीन तार से करंट वापस लौटी नहीं और वहीं रह गई, तो ये जो भू संपर्क तार है, जिसे आप कहते हो अर्थिंग वायर, तो वह सीधे भूमि के संपर्क में आ जाता है। इसका मतलब उस धातु की छड़ तक सप्लाई कर दिया जाता है और आपको नहीं, कोई बड़ी हानि होने से बच जाती है। तो यह है बच्चों हमारा घरेलू विद्युत संयोजन। इसमें आपने समझा लाल कलर, काले कलर और ग्रीन, ये कभी कभी किसी केस में येलो कलर भी होती है, और ग्रीन कलर वाली तार जो कहलाती है संपर्क तार। ओके बच्चों, भू संपर्क तार। और ये जो भारत में जो 2 तारें होती हैं, ये और ये, इन दोनों के मध्य का विभवांतर अक्सर स्टूडेंट्स 220 वोल्ट रखा जाता है। सो 220 वोल्ट, सो इतना विभवांतर रखा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे तो हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको कोई डाउट है स्टूडेंट्स, सो यू ऑल कैन आस्क मी योर डाउट्स। स्टूडेंट्स, डू यू वांट टू आस्क एनी डाउट्स? और मैं ये समझूँ कि आप सभी को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ गया। ओके, तो चैट बॉक्स में सभी बता रहे हैं कि आप सभी को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ गया है। सो यू don't have any kind of doubt related to this chapter, so I guess I can end my meeting over here. Okay students, so goodbye. Thank you so much students for attending my lectures. Keep working hard. Take care.
सुचालक और ओम का नियम, और साथ में एक छोटा सा टॉपिक और कवर किया, घरेलू विद्युत संयोजन। ओके स्टूडेंट, सो इसी के साथ हम आपका आज हमारा टॉपिक एंड करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर। कीप स्टडीइंग। टेक केयर ऑल ऑफ यू।